जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास जो हमारी होने वाली है वो प्रकाश को आगे लेकर चलने वाली है। प्रकाश वाली जहां हमने प्रकाश से स्टार्ट किया था तो एक वीडियो हमारी कंप्लीट हो गई थी और वीडियो के लास्ट में मैंने आप लोगों को प्रकाश की कुछ घटनाओं के बारे में लिख के बताया था शायद, और उन घटनाओं को 8 मैंने नाम दिए थे। उनके 8 घटनाओं को 1 बाय 1 जो है पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बिना वक्त गंवाए हुए सीधे पॉइंट की बात करते हैं। और हमारा जो पहली वाली फिनोमेना थी वो थी परावर्तन, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है रिफ्लेक्शन। वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द सम फिनोमेना ऑफ लाइट। हम प्रकाश की कुछ घटनाओं के बारे में बात कर रहे हैं, जिन घटनाओं में से सबसे पहली घटना हमारे पास परावर्तन निकल के आती है। स्टूडेंट्स, परावर्तन जो है उसे अंग्रेजी में रिफ्लेक्शन कहते हैं अपन। परावर्तन अगर आप नाम से सोचें तो देखो, एक तो होता है वर्ड परा से मतलब बनता है पराया, और वर्तन मीन्स आप जानते हैं जनरली बर्तन होते हैं। परायावर्तन कैसा होता है? परायावर्तन या पराई कोई भी चीज एक ऐसी चीज होती है जिसे हम उसके पास से ला सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं, लेकिन लास्ट में पहुंचाना उसके पास ही हमें उसे, वो चीज पराई होती है। क्योंकि जस्ट लाइक दैट, उसी की तरह हम प्रकाश के बारे में बात कर रहे हैं। प्रकाश भी जैसे मैं मान के चलो कोई एक ऐसा मीडियम ले रहा हूं जो कि ओपेक है। ओपेक का मतलब होता है अपारदर्शी। ओपेक सरफेस लिया मैंने, अपारदर्शी सरफेस लिया, या फिर मैंने एक कांच का टुकड़ा ऐसा लिया जिसके एक साइड पर किसी परावर्तक पदार्थ से पॉलिश कर दी। अब अगर पॉलिश कर दी, आप समझ लो वो एक तरीके से दर्पण की तरह बन गया। दर्पण में आप देखते हैं खुद को, अगर हम खुद को देखते हैं दर्पण में तो हमारी शक्ल बन जाती है उसमें सामने। लेकिन सामान्य कांच जो ट्रांसपेरेंट होता है उसमें अगर आप खुद को देखें तो हमारी शक्ल उसमें नहीं दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट है, उससे प्रकाश की किरण आर पार जा रही है। लेकिन ये एक ओपेक सरफेस लिए मैंने, एक अपारदर्शी माध्यम लिया है। स्टूडेंट्स, अगर आप देखेंगे यहां से सपोज कीजिए कोई प्रकाश की किरण है, ये आती है, इस पे आके टकराएगी, टकराने के बाद ये वापस मूल माध्यम में लौट जाएगी। देखो, ये आ रही थी प्रकाश की किरण, यहां टकरा रही थी और ये वापस जा रही थी। यही तो परायावर्तन होता है। हम लोग लाते हैं अपने घर में, उसका यूटिलाइजेशन करते हैं, उसके बाद उसे वापस कर देते हैं उसी के पास। यही होता है परावर्तन। मतलब प्रकाश की किरण का आना, किसी अपारदर्शी माध्यम से टकराकर वापस मूल माध्यम में लौट जाना ही परावर्तन कहलाता है। बहुत सिंपल सी घटना है, लेकिन कभी इस परिभाषा से क्वेश्चन नहीं आया। क्वेश्चंस जो आते हैं वो थोड़े से इंटरनली आते हैं। मैं एक बार कोशिश करता हूं। परावर्तन आप क्या देख रहे हैं? प्रकाश की किरण का किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराना और वापस मूल माध्यम में लौट जाना ही परावर्तन कहलाता है। जो प्रकाश की किरण आकर गिर रही है उस किरण को मैं नाम देता हूं, इसका नाम होता है आपतित किरण। आपतित किरण। आ मीन्स आना और पतित मीन्स गिरना, संस्कृत का वर्ड है। आपतित किरण जो वापस टकराने के बाद जा रही है उस किरण को मैं नाम देता हूं, जिसे नाम देते हैं अपन परावर्तित किरण। अगर अंग्रेजी नाम इसकी बात करूं तो ये जो होती है वो इंसिडेंट रे होती है, और ये जो होती है वो रिफ्लेक्टेड रे होती है। रिफ्लेक्टेड रे, इमर्जेंट रे भी बोलते हैं इसे, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। इन दोनों किरणों के बीचों बीच में, ठीक बीचों बीच में बेटा, यहां एक स्ट्रेट लाइन होती है जो इमेजिनरी होती है सिर्फ, जिसको मैं नाम देता हूं अभिलंब, या इसे अंग्रेजी में जो कहा जाता है इसे कहा जाता है नॉर्मल। अभिलंब। देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, 3 पॉइंटों के बारे में बात कर रहा हूं मैं यहां पे। प्रकाश की किरण का आना, सतह से टकराना और वापस मूल माध्यम में लौट जाना, ये कंप्लीट प्रोसेस परावर्तन कहलाता है। बेटा, यहां जो एंगल बनता है, ये वाला एंगल, इस एंगल को मैं बोलता हूं एंगल आई से डिनोट करता हूं इसे। यहां जो एंगल बन रहा है इसे एंगल आर से डिनोट कर रहा हूं, मतलब इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल। आपतन कोण और परावर्तन कोण। देखिए, कोण जो आई बन रहा है इसे मैं क्या नाम देता हूं? इसे मैं बोलता हूं ये कोण बन रहा है आपतन कोण। जो टकराने के बाद वापस जा रहा है वो कोण बनता है परावर्तन कोण। परावर्तन कोण।
इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल। यहां तक की बात क्लियर है। अब देखिए, सिर्फ मैंने परावर्तन की परिभाषा दी है और ये किरणों के बारे में बताया है। परावर्तन के अपने कुछ नियम भी होते हैं और नियमों से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। स्टूडेंट्स, पहला नियम ये होता है, आप खुद देखिए, कोण आई का जो वैल्यू होता है वो निश्चित तौर से कोण आर की वैल्यू के ठीक बराबर होता है। आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के ठीक बराबर होता है। मतलब अगर कभी भी ये कोण 30 डिग्री रहा तो निश्चित तौर से मान लेना ये वाला कोण भी 30 डिग्री रहेगा। क्लियर है बेटा? ओके। दूसरी बात देखिए, ये वाली आपतित किरण, ये वाली परावर्तित किरण और ये अभिलंब, तीनों के तीनों एक ही तल में एक ही बिंदु पर हैं। कौन कौन सी चीज? आपतित किरण हो, आपतित किरण, दूसरी बात परावर्तित किरण, और तीसरा पॉइंट हमसे क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि अभिलंब, नॉर्मल, ये तीनों के तीनों एक ही सरफेस में एक ही पॉइंट से होकर गुजरते हैं। दोनों नियम क्लियर है? यही दो नियम है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। परावर्तन के दो नियम हैं, कोण आई का मान कोण आर के मान के बराबर होता है, पहला नियम। दूसरा नियम हमसे यह कहता है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों के तीनों एक ही तल में एक ही बिंदु पर से होकर गुजरते हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है। यहां तक की बात हो जाने के बाद मैं कुछ एग्जाम्पल्स की बात करता हूं और एग्जाम्पल हमारे पास एक ये बनता है, किसी भी वस्तु को अगर देखना संभव हो रहा है, देखना अगर संभव हो रहा है, कोई भी चीज अगर हमें दिख रही है तो वो सिर्फ और सिर्फ किस घटना के कारण दिख रही है? परावर्तन। आप यदि मुझे देख पा रहे हैं तो आपके नेत्र से प्रकाश की किरण मुझ तक आएगी, टकराएगी और वापस आपके नेत्र के रेटिना पर इसका प्रतिबिंब बना देगी। मैं अगर इस व्हाइट बोर्ड को देख रहा हूं, मेरे नेत्र से प्रकाश की किरण गई, टकराई और वापस आके मेरे नेत्र के रेटिना वाले पार्ट पर इसने प्रतिबिंब बना लिया। मतलब गई, टकराई और वापस आई, गई, टकराई और वापस आई, यही तो परावर्तन होता है। तो किसी भी वस्तु को अगर देख पाना संभव है तो निश्चित तौर से वो किसके कारण संभव है? तो वो निश्चित तौर से परावर्तन के कारण संभव है। दूसरी बात, किसी भी वस्तु के रंग का अगर हमें निर्धारण करना है, हमें यह बताना है कि ये कौन से रंग की वस्तु है, तो रंग का निर्धारण भी हम सिर्फ और सिर्फ परावर्तन से ही कर पाते हैं। हमें जब तक जस्टिफाई नहीं कर सकते, जब तक हमें परावर्तन के बारे में पता नहीं है या परावर्तन प्रोसेस जब तक हमारी आंखों में नहीं हो रहा है, तब तक भाई देखो, जो व्यक्ति ब्लाइंड होता है, अंधा होता है, उसके साथ यही तो कंडीशन होती है। उसकी एक्चुअली प्रकाश की किरण आती है लेकिन टकराने के बाद उसका रिफ्लेक्शन नहीं हो पाता है। खुली आंखें आपने देखी होंगी, नॉर्मल सी आंखें लगती हैं कई अंधे लोगों की, उन लोगों को उनके साथ यही प्रॉब्लम होती है, उनके यहाँ रिफ्लेक्शन नहीं होता रेटिना पर, उसको प्रतिबिंब दिखता ही नहीं है। और प्रतिबिंब अगर नहीं दिख रहा है तो इसका कारण वो निश्चित तौर से किसी वस्तु को नहीं देख पाएगा। परावर्तन के लिए अगर बेस्ट एग्जाम्पल बात करूं तो चांदी जो होती है वो चांदी परावर्तन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। चांदी पर जो होता है परावर्तन वो मैक्सिमम होता है, सबसे ज्यादा परावर्तन करने वाली धातु चांदी होती है। और यही रीजन है कि जो बेस्ट क्वालिटी के दर्पण हमारे लिए बनाए जाते हैं, उन बेस्ट क्वालिटी के दर्पण पर बैक साइड में चांदी की पॉलिश होती है। आपने देखा होगा कि जो दर्पण होते हैं, दर्पण के इस साइड में, बैक साइड में जो पॉलिश होती है वो कई बार AgNO3 की भी कर देते हैं, सिल्वर नाइट्रेट। ये सिल्वर जो है ये क्या है? ये चांदी है। तो जितने भी बेस्ट क्वालिटी के दर्पण बनाए जाते हैं सब पर परावर्तक पदार्थ के तौर पे किसकी पॉलिश की जाती है? चांदी की पॉलिश की जाती है। चांदी जो है वो, चांदी से 3-4 क्वेश्चन हमें एग्जाम में पूछते हैं। चांदी जो है वो बेस्ट परावर्तन का एग्जाम्पल है। सबसे अच्छा परावर्तक कौन है? चांदी। सबसे ज्यादा सुचालकता कौन दर्शाता है? सुचालकता मतलब कंडक्टिविटी, सुचालक सबसे ज्यादा जो धातु है वो भी चांदी है। इसके बाद दूसरी पे आती है कॉपर, तीसरे पे आती है एल्यूमिनियम। कई बार एसएससी ने इस क्वेश्चन को हमें पूछा है कि भाई दूसरी सबसे ज्यादा सुचालक धातु कौन सी है? कॉपर या तांबा। तीसरी सबसे ज्यादा कुचालक धातु कौन सी है? एल्यूमिनियम। पहली सुचालक धातु कौन सी है? देन आपका राइट आंसर क्या है? Ag, सिल्वर, चांदी।
तो अगर कभी सुचालकता का आपसे पूछा जा रहा है तो पहले पे आप नाम लेंगे Ag एंड दूसरे पे जो आपका नाम आएगा वो कॉपर और तीसरे पे जो नाम आएगा वो एल्यूमिनियम। ये सुचालकता का क्रम होता है धातुओं का। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है एसएससी में कि सुचालकता सबसे ज्यादा किसकी है, तो राइट आंसर अपने पास क्या है, चांदी है। चांदी से परावर्तन सबसे ज्यादा होता है, चांदी सबसे ज्यादा सुचालक है। चांदी का प्रयोग जो है वो टांके में किया जाता है, टांके में, और टांका भी किस में, ये जो अपने सोलर पैनल वगैरह होते हैं, जो सोलर प्लेट बनाई जाती है सौर ऊर्जा से चलने वाली, उसमें जो तारों का प्रयोग किया जाता है वो तार उसमें होते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम के। स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना, अर्धचालक तारों का प्रयोग किया जाता है। अर्धचालक के बेस्ट एग्जांपल अपने पास एक तो सिलिकॉन आता है और दूसरा क्या आता है, वो दूसरा अपने पास जर्मेनियम आता है। सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों के दोनों बेस्ट एग्जांपल हैं किसके, ये दोनों के दोनों बेस्ट एग्जांपल हैं अपने पास अर्धचालक के। लेकिन इन अर्धचालक अगर तारों को जोड़ना है तो अर्धचालक के तारों को जोड़ने के लिए निश्चित तौर पे टांका जो लगाया जाता है उसमें टांका भी किसका चलता है, वो चांदी का चलता है। क्लियर है। इसके बाद चांदी की चम्मच में कभी अंडे को नहीं खाना चाहिए। ये क्वेश्चन भी अच्छा है केमिस्ट्री का, क्योंकि अंडे में जो पीला वाला भाग होता है उसमें सबसे ज्यादा क्या होती है, सबसे ज्यादा सल्फर होती है, और सल्फर सिल्वर से क्रिया करके सिल्वर सल्फाइड का निर्माण करता है। और सिल्वर सल्फाइड बड़ी खतरनाक सी चीज है जो चांदी को डिस्ट्रॉयड कर देती है, नष्ट कर देती है, गला देती है, छीण कर देती है। अब तक के सारे पॉइंटों को एक बार फिर सुनिए। प्रकाश की किरण का टकराना और वापस लौट जाना परावर्तन है। जो किरण आकर गिरेगी आपतित किरण, जो किरण टकराने के बाद लौट जाएगी परावर्तित किरण, बीचों बीच में जो किरण होगी वो अभिलंब कहलाएगी। नियम 2 मैंने बताए हैं कि कोण आई का वैल्यू कोण आर की वैल्यू के बराबर होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों के तीनों एक ही तल में एक ही बिंदु पर होते हैं। इसके बाद मैंने बताया किसी वस्तु को देख पाना, रंगों का निर्धारण कर पाना अगर संभव है तो वो सिर्फ और सिर्फ परावर्तन के कारण है। इसके बाद मैंने कहा है कि चांदी से जो परावर्तन होता है मैक्सिमम होता है। चांदी के 4 क्वेश्चन, सबसे ज्यादा सुचालक है तो वो चांदी है, परावर्तक सबसे ज्यादा पृष्ठ है तो वो चांदी की बनाई जाती है। अगर अर्धचालक युक्तियों पर अगर टांके रखने हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम के तारों पर अगर टांके लगाने हैं तो उसमें किसका प्रयोग किया जाता है, चांदी का प्रयोग किया जाता है। और चांदी की चम्मच से कभी अंडे को नहीं खाना चाहिए। इसका रीजन मैं आपको बता चुका हूं। वो रीजन क्या है इसका, वो रीजन ये है कि सिल्वर और सल्फर मिलकर सिल्वर सल्फाइड का निर्माण कर देते हैं। ये इसे रिफ्लेक्टेड रे या इमर्जेंट रे दोनों के नाम से जान सकते हैं अपन। यहां तक कि मेरी बातें क्लियर है या नहीं है? ठीक है बेटा। अब परावर्तन में कुछ एडवांस चीजें वो कैसे पूछने लगा है वो और एक बार ध्यान से सुनो। देखो बेटा, ध्यान देना इस पॉइंट पे। मैं एक बार थोड़ा सा मिटाऊंगा यहां से। देखो भाई, एक बार ध्यान देना, मैं कोशिश करूंगा एक ही बार में समझा सकूं। ये कोण जो आई जो है वो कोण आर की वैल्यू के बराबर है। अगर ये कभी 30 है तो ये भी 30 डिग्री होगा, ये कभी 60 है तो ये भी 60 डिग्री होगा, ये कभी 45 है तो ये भी 45 होगा। क्लियर है। अच्छा एक बात बताइए, इस टाइप से जो एंगल बनता है वो कितने डिग्री का बनता है? निश्चित सी बात है सर, ये 90 डिग्री का बनता है, जहां चीजें एक दूसरे के लंबवत हो जाती हैं। यहां पर भी अगर मैं इस पूरे एंगल की बात करूं, ये वाला एंगल ऐसे करके, तो बेटा देखो ये पूरा जो है 90 डिग्री का बनेगा, इधर ये भी पूरा 90 डिग्री का, और तुम जानते हो पूरा का पूरा कोण 180 डिग्री का होगा। देखो ये भी 90 का और ये भी 90 का, पूरा कंप्लीट कितने का? पूरा कंप्लीट 180 का। यहां भी यही दिखाना चाह रहा हूं मैं। ये वाला साइड जो है ये 90 का, ये वाला साइड है ये 90 का, पूरा 180 का। क्लियर है? ठीक है। अगर क्लियर है तो मैं आगे चलता हूं। अगर बेटा मैं मान के चल रहा हूं ये हमारा 30 डिग्री का रहा है तो सर ये भी 30 डिग्री का होगा, आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ बेटा। अगर ये 30 डिग्री का है तो ये वाला 60 डिग्री का बचेगा, क्योंकि कंप्लीट 90 का है, 30 का ये तो 60 का ये। ऐसे ये 30 का अगर हो गया तो ये भी कितने का हो गया? 60 डिग्री का हो गया। अरे साहब एक रिजल्ट और आ गया बेटा यहां से निकल के, ये वाला जो एंगल है इस वाले एंगल के बराबर होगा। मतलब क्या है मेरा कहने का वो समझो एक बार, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये इस तरीके से प्रकाश की किरणें हैं हमारे पास,
देखिए ये वाला जो कोण आई है कोण आर के मान के बराबर होगा, नो डाउट। लेकिन इस वाले एंगल की कभी बात की गई तो निश्चित तौर से ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, इसमें भी कोई दो राय वाली बात नहीं है। अच्छा, अगर इसी प्रकाश की किरण को मैं आगे बढ़ा दूं ऐसे करके, अच्छा ये वाले फिर एंगल कहलाते कौन से एंगल हैं? इन एंगल को बोलता हूं मैं एंगल जी लगा के। एंगल जी का मतलब क्या है? एंगल जी का मतलब होता है, देखिए कोण जी, इसे अंग्रेजी में जो बोला जाता है वो कहा जाता है ग्लांसिंग एंगल, जिसे हिंदी नाम क्या बोलते हैं अपन? इसे बोलते हैं विचलन कोण। कोण आई क्या होता है? इसे अंग्रेजी में अपन कहते हैं इंसिडेंट एंगल, मतलब हिंदी नाम इसका होता है आपतन कोण। कोण आर को जो बोला जाता है उसे कहा जाता है रिफ्लेक्टेड एंगल, जिसे मैं बोलता हूं परावर्तन कोण। ध्यान दो भाई एक बार इधर, मैं एक बार इसे और मिटा दे रहा हूं। एक कोण और बनेगा, अगर कभी वो इस बड़े वाले कोण के बारे में बात करने लग जाए, इस वाले के बारे में, तो इस कंप्लीट से एंगल को जो व्यक्त करूंगा मैं, इसे एंगल डेल से व्यक्त कर दूंगा, डेल से। और एंगल डेल की अगर बात की जाए तो इसको मैं बोल दूंगा एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन का क्या मतलब होता है? अरे यार, एंगल ऑफ डेविएशन का मतलब होता है विचलन कोण। विचलन कोण। ग्लांसिंग एंगल जो होता है इसे हिंदी में नाम देते हैं अपन झलक कोण। झलक कोण। मैं एसएससी के एक क्वेश्चन की तरफ ले जा रहा हूं आपको। फाइनली प्रश्न उसने ये कहा है, बोला बताइए भाई एंगल जी और एंगल डेल, इन दोनों में रिलेशन क्या होता है, संबंध क्या होता है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो अब तक तो हमें यही नहीं बताया जाता था एंगल जी क्या है, एंगल डेल क्या है। तो यहां ये वाला जी जो है उसे ग्लांसिंग एंगल या झलक कोण बोलते हैं। ये पूरा बड़ा सा जो दिख रहा है आपको, इसे एंगल डेल बोलते हैं, जिसे हिंदी जो नाम देता हूं मैं, वो नाम इसका क्या होता है, वो इसका नाम एंगल ऑफ डेविएशन मतलब विचलन कोण होता है। दोनों में संबंध पूछे हैं। अब आप देखिए, बताइए बेटा। इस चित्र को मैं छोटा सा इधर साइड में बना रहा हूं सुविधा के लिए। ऐसे सीधा ले जाता हूं, ऐसे करके, ऐसे। ये वाला एंगल आपसे पूछा है, ये वाला एंगल जी है, ये आई है और ये आर है। ये पूरा एंगल ऐसे क्वेश्चन पूछा है। अच्छा बेटा एक बात बताओ, सपोज कीजिए आई की वैल्यू मैं 30 डिग्री मान ले रहा हूं। मान लो गुरुजी अगर ये आई 30 है तो हम जानते हैं कि आर भी 30 होगा। हम खूब जानते हैं, हमें पढ़ाया आपने, कोण आई बराबर कोण आर होता है। ठीक है बेटा, अगर ये आपको समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है। अगर सर ये 30 डिग्री है तो निश्चित तौर से ये वाला जो छोटा वाला एंगल होगा, ऐसे मैं छोटे वाले एंगल से बना रहा हूं, ये सर हमारा 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा। क्यों बेटा, ऐसा क्यों होगा? तो गुरुजी आपने बताया था कि एक साइड का एंगल जो है वो 90 बनता है। 30 ये बन गया तो 60 ये बन गया, पूरा कंप्लीट 90 बन गया। ठीक है बेटा, मान ली बात। अब प्रश्न आता है, ये वाला एंगल और हमें कहीं ना कहीं से अगर मिल जाए ना, छोटा वाला, तो कंप्लीट एंगल को मैं बता सकता हूं इस वाले को। छोटा वाला एंगल कैसे मिलेगा? आपने कभी पढ़ा हो तो ज्योमेट्री में इस तरीके के बने हुए कोण जो होते हैं वो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं, एक दूसरे के आमने सामने वाले। और इन कोणों का वैल्यू हमेशा और हमेशा एक दूसरे के बराबर होता है। अगर यहां देखें आप ध्यान से, तो एक तो ये लाइन ले जाओ खींच के, एक ये वाली लाइन ले जाओ खींच के, ये वाला और ये वाला एक दूसरे का शीर्षाभिमुख है। अगर ये 60 है तो ये भी 60, ये 60 और ये 60, पूरा कंप्लीट कितने का बन गया? पूरा कंप्लीट जो एंगल डेल बराबर बनाया अपना,
वो निश्चित तौर से 120 डिग्री का बन गया। आपसे दे रखा है कि ग्लांसिंग एंगल कोण जी जो है वो तो 60 डिग्री है, कोण डेल जो है वो 120 डिग्री है। देन फाइनली अगर मैं देखूं तो डेल जो है वो दुगना है कोण जी से। अगर मैं कोण जी को दुगना कर दूं तो बराबर वैल्यू आ जाएगी, या फिर अगर आप चाहो इसे दुगना करके लिख दो, या फिर आप डेल जी बराबर लिखना चाहो तो 1/2 एंगल डेल लिख दो। चाहे तो आप इसे आधा बोल दो इसका, चाहे आप इसे दुगना कर दो तो बराबर है। भाई आपके पास 40 रुपए हैं, मेरे पास 20 रुपए हैं, चाहे तो मेरे पैसों को 10 डबल कर दो, मैं आपके बराबर हो जाऊंगा, या फिर आप अपने खुद के पैसों को आधा कर दो, तब हमारे दोनों के पैसों का वैल्यू बराबर हो जाएगा। यही रिलेशन दोनों में पूछा गया है। अब मैं प्रश्न देता हूं आपको। प्रश्न मेरा इस तरीके से आपके सामने देखिए, बहुत सिंपल से क्वेश्चन आते हैं इससे। सपोज कर दीजिए अभी रेलवे ने इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया, बोला बताइए यदि परावर्तन की घटना में एंगल जी का वैल्यू आपको दे रखा है 40 डिग्री, आपको बताना है एंगल आई बराबर कितना, एंगल आर बराबर कितना और एंगल डेल बराबर भी कितना। सिंपल सी बात है गुरुजी, अब तो हम निकाल सकते हैं। देखो एक बार चित्र बना रहा हूं, हल्का सा समझ आ जाएगा। ठीक है, ये आई है, ये आर है, ये जी है और ये बड़ा सा डेल है। जी बराबर 40 डिग्री, ये 40 है, तो बेटा बताओ जस्ट डबल होता है डेल वाला, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 80 डिग्री। ठीक है गुरुजी। बेटा ये 40 है तो ये बचा हुआ कितने का हो जाएगा, ये 50 डिग्री का हो जाएगा गुरुजी, क्योंकि 50 और 40 करके 90 आते हैं। एक साइड के इस टाइप के कोण 90 डिग्री बनते हैं। आर भी कितने का हो जाएगा, 50 डिग्री, क्योंकि आई बराबर आर होता है। रख दो सब वैल्यू। आई बराबर कितना डिग्री आ गया, आई बराबर आ गया गुरुजी 50 डिग्री। आर बराबर बेटा कितना आ गया, बोला गुरुजी 50 डिग्री। कोण डेल बराबर कितना आ गया, 80 डिग्री। आप आराम से सारे के सारे कोण निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते, मुझे बताइए एक बार फटाफट से। हाँ तो बेटा ये सारी बातें आपको कंप्लीट हो गई होंगी परावर्तन के बारे में। परावर्तन से एक छोटा सा 1 लाइनर सा क्वेश्चन और आता है कई बार। वो प्रश्न कई बार परिवर्तित और न परिवर्तित होने वाली चीज़ों के बारे में कर देता है। हालांकि ये क्वेश्चन अपवर्तन का होना चाहिए, लेकिन एक बार मैंने एमटीएस के एग्जाम में इस क्वेश्चन को आते हुए देखा है। तो मैं आपको बता दूं कि परावर्तन की जो घटना होती है, परावर्तन की, इस परावर्तन की घटना के दौरान प्रकाश की आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य, ये 2 क्वेश्चन वैसे मोस्टली ज़्यादातर पूछे जाते हैं। प्रकाश की आवृत्ति हो, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य हो, प्रकाश का आयाम हो या प्रकाश की चाल हो, इन सभी चीज़ों पर कोई भी प्रकार का इफेक्ट नहीं पड़ता है। मतलब एक तरीके से कहूं तो ये सारी की सारी चीज़ें नो इफेक्टेड भी रहती हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है इन सब सारी की सारी चीज़ों पर। वो कई बार प्रश्न कैसे करता है, वो ये कहता है मान के चलिए कोई प्रकाश की किरण जो है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड के वेग से आई और सरफेस से टकराई। ये कोई पृष्ठ है, ओपेक सरफेस, और टकराने के बाद ये वापस लौट के गई। तो बताइए भाई, इस टकराने से पहले इसकी चाल ज़्यादा होगी, टकराने के बाद इसकी चाल ज़्यादा होगी, या फिर दोनों चालें समान होंगी, या इनमें से कोई नहीं? देन आपका क्या आंसर है, आप जानते हैं कि चाल जो है नो इफेक्टेड रहती है, कांस्टेंट रहती है। जिस चाल से आकर ये प्रकाश की किरण टकराई थी, निश्चित तौर से उसी चाल से ये प्रकाश की किरण जो है वो वापस भी चली जाएगी। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो इस टाइप का क्वेश्चन कई बार आपसे पूछ लेगा, बोला भाई टकराने से पहले प्रकाश की आवृत्ति इतनी थी, अब टकराने के बाद कितनी होगी, बढ़ गई होगी, घट गई होगी, नो चेंज रही होगी, या इनमें से कोई नहीं? देन इन ऑल ऑफ दिस सिचुएशन योर आंसर विल बी कांस्टेंट टर्म। आपका आंसर रहेगा कि ये सारे के सारे टर्म जो है वो परावर्तन के दौरान कांस्टेंट रहते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? इसके बाद अगली घटना है जिस घटना का अपन नाम लेते हैं, और घटना का नाम है अपवर्तन, जिसे अंग्रेजी में जो कहा जाता है
रिफ्रैक्शन कहा जाता है अपवर्तन। अपवर्तन क्या है वो एक बार समझिए। अप मीन्स अपना, इसमें अप आ गया, अपना आ गया, उसमें पराया था। समझना बेटा ध्यान से, इसमें कम से कम दो माध्यमों की जरूरत होती है आपको। मान के चलिए ये कोई कांच की बड़ी सी प्लेट है, स्लैब है, या मान लीजिए पानी से भरा हुआ कोई तालाब है, कुछ भी मान सकते हो आप, शहद है, पत्थर है, कुछ भी मान लो आप। यहां हम दो माध्यमों की बात करेंगे, जिनमें से पहला माध्यम तो होगा जिसको मैं नाम दूंगा विरल माध्यम। विरल माध्यम जिसे रेयर मीडियम भी कहा जाता है। दूसरा जो माध्यम होगा, इसी माध्यम को मैं कहूंगा सघन माध्यम, जिसे अंग्रेजी में जो कहा जाता है वो डेंसर मीडियम भी कहा जाता है। पर ध्यान दीजिए बेटा, रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम में क्या डिफरेंस है। विरल माध्यम या सरल माध्यम भी कहते हैं इसे, एक ऐसा माध्यम जहां प्रकाश की किरण को चलने में किसी प्रकार की बाधा, रेस्ट्रिक्शन, रुकावट, बाउंडेशन का सामना न करना पड़े, स्मूथली सीधी फटाक से चली जाए। अच्छा, प्रकाश की किरण कहां स्मूथली चल रही थी आपको खूब पता है, या तो वो हवा में चल रही थी या तो वो निर्वात में चल रही थी। आपको बताया था यहां पर प्रकाश की चाल सर्वाधिक थी। सर्वाधिक इसलिए थी क्योंकि यहां कोई रुकावट, कोई रेस्ट्रिक्शन, कोई बाउंडेशन थी नहीं। और एक ऐसा माध्यम जहां प्रकाश की किरण को बहुत सारी रुकावटों का सामना करना पड़ जाए, वो निश्चित तौर से सघन माध्यम है। चाहे आप उसे जल ले लीजिए, चाहे आप उसे कांच ले लीजिए, चाहे आप उसे पत्थर ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, जहां प्रकाश की किरण को बाधाओं का सामना करना पड़ जाए, जहां प्रकाश की जो रफ्तार है वो स्लो हो जाए, वो माध्यम डेंसर मीडियम है। अब प्रकाश की किरण कैसे चलती है अपवर्तन में, मैं कहता हूं कि मान के चलिए ये कोई प्रकाश की किरण आ रही है जो कि रेयरर मीडियम से किस मीडियम की तरफ अप्रोच कर रही है, डेंसर मीडियम की तरफ अप्रोच कर रही है। ये कोई अभिलंब है, बिल्कुल नॉर्मल 90 डिग्री का कोण बनाता है। ये प्रकाश की किरण आ रही है, इसलिए इस किरण को मैं नाम दे दूंगा आपतित किरण। आपतित किरण, इंसिडेंट रे। अच्छा बेटा, जब भी ये सघन माध्यम में जाती है तो देखो असल मायने में इसे ऐसे जाना चाहिए था, सीधी, लेकिन दिक्कत हो जाती है इसमें कि ये जब भी विरल से सघन में आती है तो ये अभिलंब की ओर झुक जाती है, थोड़ा सा ऐसे करके। देखा आपने, ऐसे जानी चाहिए थी लेकिन ये अभिलंब की ओर झुक गई। इसी प्रकाश की किरण को जब वापस से मैं सघन से विरल में पहुंचाऊंगा, ये अभिलंब है। इसको देखो असल मायने में ऐसे आना चाहिए, लेकिन ये क्या करती है, अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाती है, मतलब अभिलंब से फिर वापस से दूर हट जाती है। आप क्या देख रहे हैं, आप ये देख रहे हैं कि जब भी प्रकाश की किरण ने अपना माध्यम चेंज किया है, तब तब प्रकाश की किरण अपने मूल मार्ग से क्या हुई है, विचलित हुई है। और ये विचलन का होना ही क्या कहलाता है, अपवर्तन कहलाता है। अपवर्तन को मैं फाइनली एक शब्द से कह सकता हूं, विचरण है साहब, ये विचलन। परिभाषा समझ लो, जब भी प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपने मूल मार्ग से विचलित हो जाती है, और ये विचलित होना ही क्या कहलाता है, अपवर्तन कहलाता है। इज दैट क्लियर और नॉट। जब भी अपवर्तन होगा, अच्छा एक बात बताओ, सपोज कीजिए कि मान के चलिए ये मैं आपसे कोई एग्जांपल के तौर पे ये कह रहा हूं, ये कोई पानी से भरी हुई कोई जार वगैरह ले रहा हूं मैं, हाँ, इसमें यहां तक पानी भरा हुआ है सपोज के लिए, और यहां इसकी पेंदी में यहां कोई सिक्का रखा हुआ है। आप यहां से ऐसे करके देख रहे हैं आपके नेत्र से, ये आपका नेत्र है, आप चीज को ऐसे देख रहे हैं, तो क्या ये चीज आपको यहां रखी हुई दिखेगी? भाई देखो, आप हवा से पानी में देख रहे हैं, आप विरल से सघन में देख रहे हैं, निश्चित तौर से आप क्या देखोगे कि जब भी विरल से सघन में आएगी, अपने मूल मार्ग से विचलित हो जाएगी और सिक्का आपको यहां दिखेगा। क्यों? क्योंकि प्रकाश की किरण विचलित हो जाती है जब भी वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है। निश्चित तौर से मान लेना, विचलन वाले जितने भी एग्जाम्पल आपको एग्जाम में दिख जाएं, आपसे कहे कि पानी में रखी हुई पेंसिल है, कोई पेंसिल,
पेंसिल का मुड़ा दिखना, मुड़ा हुआ दिखना, ये किसका एग्जाम्पल है? तो करेक्ट आंसर ये किसका है? ये अपवर्तन का है। देखो पेंसिल भी सपोज कीजिए ऐसे करके रखी थी, आप जब देखोगे ना इस पेंसिल को तो यहां नीचे वाला हिस्सा जो है वो थोड़ा सा ऐसे करके दिखेगा आपको, टेढ़ा। अब देखना अमर्तबा की जिंदगी में बहुत सारे एग्जाम्पल बनते हैं इससे। पानी में रखी हुई पेंसिल जो है मुड़ी हुई दिख रही है, घटना किसकी है? अपवर्तन की है। सिक्का ऊंचा दिख रहा है, पानी में रखा हुआ सिक्का, सिक्का अगर आपको ऊंचा दिख रहा है निश्चित तौर से वो एग्जाम्पल किसका है? वो अपवर्तन का एग्जाम्पल है। सिक्का यहां रखा था लेकिन यहां दिखेगा। आपको कुएं तालाब जो है उसकी पेंदी उठी दिखाई देगी, पेंदी उठी दिखना। कुआं अगर 50 फीट गहरा है ना तो 50 फीट गहरा नहीं दिखेगा आपको, वो मुश्किल से मुश्किल 30-35 जो है फीट गहरा दिखेगा आपको। ऐसा अगर हो रहा है तो निश्चित तौर से वो किसका एग्जाम्पल है? वो निश्चित तौर से एग्जाम्पल इसी का बनता है। और जो घटना किसकी है? ये अपवर्तन की है। कहीं आग लग रही है, आग, ये सपोज कीजिए आग है, आग की लपटें हैं, लहरें हैं, आप यहां खड़े हुए हैं, सपोज कीजिए ये आप हैं, यहां से देख रहे हैं आप किसी व्यक्ति को, जो व्यक्ति यहां इधर है, इस मोटे से व्यक्ति को आप देख रहे हैं, आपको ये व्यक्ति जो है झिलमिलाता हुआ दिखेगा। क्यों? क्योंकि यहां हवा है, हवा से आग की लपटों को पार करती हुई प्रकाश की किरण जाएगी, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो विचलित हो जाएगी। तो अगर मैं कहूं किसी व्यक्ति की आकृति आपको कैसी दिखाई दे रही है, वो आकृति अगर झिलमिलाती हुई दिखाई दे रही है, झिलमिलाती आकृति का दिखना निश्चित तौर से किसका एग्जाम्पल है? वो एग्जाम्पल भी आपका अपवर्तन का ही है। कुल मिला के 100 बात की एक बात, जहां भी चीजें जैसी रखी हैं वैसी ना दिखाई दें, थोड़ा बहुत अंतर दिखाई दे। पानी में कोई मछली तैर रही है, पता लगा वो मछली आपको, सपोज कीजिए ये तालाब है, इस तालाब में यहां कोई मछली तैर रही है, पानी भरा हुआ है, अब ये मछली आपको यहां ना दिखकर यहां दिखेगी। आरएएस में ये क्वेश्चन पूछा गया है। सपोज कीजिए कि आप एक मछुआरे हो, आपके हाथ में भाला लगा हुआ है, आप पानी के अंदर वाली मछली को मारना चाहते हैं, आप कौन सी स्थिति पर जो है अपने भाले को मारेंगे? क्वेश्चन था मछली जहां दिख रही है उस पर ठीक मछली पे मारेंगे, मछली जहां दिखेगी उसके ठीक पीछे मारेंगे, मछली के ठीक आगे मारेंगे, मछली के ठीक ऊपर मार देंगे या मछली के ठीक नीचे मार देंगे। अब आप खूब जानते हैं कि चीजें उठी हुई दिखती हैं पानी में। अगर मछली यहां है तो वो उठकर आपको यहां दिखाई देगी और आपका करेक्ट निशाना वही होगा जो मछली के ठीक ऊपर होगा। आपको क्वेश्चंस देखो, मैं थोड़ा सा लिखने में असमर्थता ज़्यादा दिखाता हूँ इसलिए क्योंकि थोड़ा सा ये वाइट बोर्ड पर मार्कर से इन सारी चीज़ों को लिख पाना काफ़ी ज़्यादा टाइम ले जाता है। इसलिए जहाँ भी आपको प्रॉब्लम हुआ करे आप वीडियो को पॉज करके और एक बार वापस रिवाइंड करके देख लिया करो, ताकि मैंने क्या क्वेश्चन बोला और क्या उसका सटीक आंसर था। इज दैट क्लियर? तो जहाँ भी आपको इस तरीके से क्वेश्चंस दिख रहे हैं, मान के चलिए कुछ अक्षर हैं, अक्षरों के ऊपर सपोज कीजिए आपकी कोई नोटबुक है, आपकी कोई बुक है, किताब है, उस पर आप अक्षर लिख रहे हैं, अक्षरों के ऊपर कोई कांच की स्लैब रख दी पट्टी होती। अब अक्षरों को देखिए, अक्षर आपको ऊंचे उठे हुए दिखेंगे, तो निश्चित तौर से वो भी एग्जाम्पल किसका है? वो भी इसी का एग्जाम्पल है। मतलब अक्षरों का ऊंचा दिखना, ये एग्जाम्पल भी निश्चित तौर से काय का है? ये एग्जाम्पल भी अपवर्तन का ही है। अक्षरों पर कोई कांच की स्लैब पटरी आपने रखी और उससे अक्षर आपको ऊंचे उठे हुए दिखाई दे रहे हैं, निश्चित तौर से वो जो है अपवर्तन का एग्जाम्पल है। एक और, अगर आप किसी लेंस के जरिए से किसी वस्तु को देख रहे हैं तो लेंस के माध्यम से वस्तुओं का बड़ा या छोटा दिखना अगर है तो वो भी निश्चित तौर से किसका एग्जाम्पल है? वो भी निश्चित तौर से अपवर्तन का एग्जाम्पल है। बेटा 100 बात की एक बात, जहां प्रकाश की किरण टकरा के वापस आ रही है परावर्तन मान लेना, जहां जो चीज जैसी है वो वैसी न दिखकर थोड़ा बहुत अंतर दिखा रही है, निश्चित तौर से वहां अपवर्तन मान लेना। मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूं कि मेरे पॉइंट्स आप लोगों को बिल्कुल क्लियर होंगे। ये जो बात थी यहां तक कि एक छोटे एग्जाम के लिए आ जाती है।
लेकिन यहां से थोड़ा एडवांस की बात करें तो एडवांस किस तरीके से बनता है, वो एडवांस पे थोड़ा ध्यान दीजिए आप। इसका भी एक नियम होता है, नियम। अपवर्तन के नियमों में एक नियम बनता है, जिस नियम के अकॉर्डिंग ये बताया जाता है कि n बराबर साइन आई बटे साइन आर। साइन जो शब्द है हिंदी में से जा बोलते हैं, जा। कॉस को कोजा, टेन को टेंजेंट। आपतन कोण की जा, परावर्तन कोण की जा, दोनों का जो अनुपात होता है वो हमारा अपवर्तनांक कहलाता है। इस नियम को जो कहा जाता है इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, स्नेल का नियम। स्नेल्स लॉ क्या है? आपतन कोण की जा का मान अपवर्तन कोण की जा के मान के बराबर होता है। ये अगर कोण आई बन रहा है तो इस वाले कोण का वैल्यू आर होगा। आप एक और चीज ध्यान रखना बेटा, ये प्रकाश की किरण जितना विलंब से दूर हट रही है ना, इस बार अविलंब की उतनी पास आ जाएगी और फाइनली प्रकाश की किरण एकदम सीध में दिखेगी आपको। इसीलिए यहां पर भी कोण आई बराबर कोण आर का नियम फॉलो होता है। यहां सिर्फ साइन लग जाता है, साइन आई बराबर होता है साइन आर, यही नियम होता है। आपतन कोण की जा का मान अपवर्तन कोण की जा के मान के बराबर होता है, साइन आई इज इक्वल टू साइन आर। इसी को थोड़ा सा अपडेट तौर पे मैंने ये लिख दिया है कि n बराबर साइन आई बटे साइन आर। ये किसका नियम भी जाना जाता है? इसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है। अगर बात करें यहां n बराबर क्या है, तो यहां बेटा n बराबर अपवर्तनांक है। अब ध्यान देना आप रेलवे और एसएससी वाले बच्चे, प्रश्न आता है कि सर अपवर्तनांक है क्या? तो देखिए बेटा, मैं पहले अपवर्तनांक को एक बार क्लियर कर दे रहा हूं। अपवर्तनांक जो होता है n से व्यक्त करता हूं। अपवर्तनांक इस बात को बताता है कि किसी भी कण की जैसे अपवर्तनांक ये बात कहता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी है। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या है? निर्वात में प्रकाश की चाल बटे किसी माध्यम में प्रकाश की चाल। ध्यान देना, थोड़ा भी समझ आ जाएगा। किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल। देखो, निर्वात में प्रकाश की चाल c से व्यक्त करते हैं, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल को v से व्यक्त करते हैं। इन दोनों का अनुपात जो निकल के आता है वो अपवर्तनांक कहलाता है। जैसे मान के चलो, आपको अगर याद हो तो पिछली क्लास में मैंने बताया था कि भाई निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। कांच में जो प्रकाश की चाल होती है वो 2 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। हर एक माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग बताई थी मैंने। वही बात यहां फॉलो हो रही है कि भाई अगर किसी भी चीज का हमें अपवर्तनांक निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हमें निकालना है, तो हमें ये चीजों का ज्ञात होना बहुत जरूरी है कि प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी है और प्रकाश की चाल उस माध्यम में कितनी है जिसके बारे में पूछ रहा है। जैसे मान के चलिए आपसे प्रश्न आ गया कि भाई कांच का अपवर्तनांक बताइए। आप तुरंत निकाल दोगे 1 सेकंड में। आप कैसे निकाल सकते हो? आपको पता है कांच का अपवर्तनांक निकालना है तो भाई निर्वात में प्रकाश की चाल रखनी पड़ेगी, जो कि कितनी होती है 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड, बटे कांच में प्रकाश की चाल कितनी है ये भी आप जानते हो, वो होती है 2 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। अगर आप काटोगे ना 10 की घात 8 से 10 की घात 8 कैंसिल हो गई। ये कितना दिख रहा है? 1.5 आ गया। ये क्या है? ये अपवर्तनांक है किसका? कांच का। कांच का अपवर्तनांक आपके सामने कितना निकल के आ रहा है? तो कांच का अपवर्तनांक हमारे सामने 1.5 निकल के आ रहा है। मेरी बात क्लियर है या नहीं है बेटा? अपवर्तनांक से क्वेश्चन खूब ज्यादा पूछे जाते हैं और वो कैसे कैसे क्वेश्चंस करता है, एक बार क्वेश्चंस के बारे में और थोड़ा जान लीजिए। मैं थोड़ा सा और इसे बताऊंगा अपवर्तनांक को। जैसे अभी सपोज कीजिए आपसे आ गया क्वेश्चन कि भाई जल का अपवर्तनांक बताइए। जल का अपवर्तनांक कितना होता है?
आप खूब जानते हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल तो वही 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड होती है, बटे जल में और प्रकाश की चाल बता दो। जल में प्रकाश की चाल 2.25 होती है सर, आपने बता रखा है ये। अच्छा सपोज कीजिए कई बार ये भी आपको याद ना रहे ना, तो वो चीज भी मैं निकालना बता दूंगा आपको, एक एक पॉइंट बता दूंगा, टेंशन ना लें बिल्कुल भी। आप इसे काट के देखिए, काट दोगे, इन 2 पॉइंटों को नीचे से हटाइए, 2 जीरो ऊपर लगा दीजिए, कितना आ गया 300/225, सही है ना? अरे सही है ना भाई। चलो 5 से काटो, 5 छक्के 30, 5 से 5 चौके 20 और 5 पंजे 25, 15 चौके 60 और 15 तिये 45, 4/3 कह दो या फिर 1.33 कह दो। मैं इसके पीछे मात्रक किस लिए नहीं लगा रहा हूं, क्योंकि आप जानते हैं ये भी चाल है, ये भी चाल है, मीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड कट जाएगा, कोई भी मात्रक नहीं निकलेगा। यहां से एक और क्वेश्चन बन गया। आपसे प्रश्न कई बार एग्जाम में ऐसे भी पूछा जाता है कि निम्न में से ऐसी कौन सी भौतिक राशि है जिसकी कोई मात्रक नहीं होता, जिसकी कोई विमा नहीं होती। देन आपका राइट आंसर इस कंडीशन में क्या बन सकता है? अपवर्तनांक बन सकता है। आप अपवर्तनांक निकालना सीखे या नहीं सीखे, आपको सिर्फ और सिर्फ कितना चाहिए, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी है बटे जिस माध्यम के बारे में पूछ रहा है उसमें चाल कितनी है। सपोज कीजिए आपको भी पता नहीं था कि साहब ये जो चालें हैं वो इस तरीके से, जैसे मान के चलो आपसे पूछ ली कांच में प्रकाश की चाल कितनी है, इस बार अपवर्तनांक नहीं कह रहा है वो, आपसे क्वेश्चन था कि भाई कांच में प्रकाश की चाल कितनी है, जो मैंने वहां आपको बताए थे पहली क्लास में। अभी प्रश्न आ गया, देखो मैं एक बार फिर बता रहा हूं एग्जाम्पल। प्रश्न क्या है, कांच में प्रकाश की चाल बताइए, कांच में प्रकाश की चाल बताइए। नीचे यहां हिंट दे रखी होगी आपको कि भाई कांच का जो अपवर्तनांक है, कांच का अपवर्तनांक, और वो अपवर्तनांक कितना है कांच का अपवर्तनांक 1.5 है। ये हिंट दे रखी होगी आपको एग्जाम में निश्चित तौर से। अपवर्तनांक दे रखा है, आपको चाल निकालनी है। आप खूब जानते हैं कि n बराबर c/v होता है, मतलब अपवर्तनांक बराबर होता है निर्वात में प्रकाश की चाल बटे जिस माध्यम के बारे में कह रहा है उसकी प्रकाश की चाल। मतलब हमें सॉल्यूशन अगर यहां देखूं तो हमारे पास n बराबर c/v है। n अपवर्तनांक किसका? कांच का, रख दीजिए 1.5। c ये चाल तो आप जानती हैं, ये निर्वात वाली चाल तो आपको याद होगी जो कि 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। मैं कई बार बता चुका हूं, 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड। ये चाल आपसे निकलवाई, x मान लो, कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, 1.5x = 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। यहां से x अगर देखें तो 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड में भाग लग जाएगा कितने से? 1.5 से। आप जानते हैं कि 1.5 दूने 3 होते हैं, तो 2 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड, यही चाल होती है काई में, यही चाल होती है बेटा कांच में। मुझे बताइए अपवर्तनांक वाले पॉइंट जो हैं वो आप लोगों के क्लियर हैं या नहीं? तो उम्मीद कर रहा हूं ये अपवर्तन वाली बातें जो हैं आप लोगों की क्लियर हो गई होंगी। यहां हमने अपवर्तनांक जो निकालना सीखा है वो बहुत सिंपल तरीके से सीखा है, बस निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। एक चीज आपको दे रखी होगी, दूसरी पूछेगी, और 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड आपको याद ही है। एक चीज ध्यान दी अगर आपने यहाँ, तो वो ध्यान देने वाली बात बेटा ये है, यहां से हमारे पास जल का अपवर्तनांक निकल के कुछ आया है, कांच का अपवर्तनांक निकल के कुछ और आया है। देखना जल का जो अपवर्तनांक निकला है वो कितना निकला है, जल का अपवर्तनांक निकला है 1.33, कांच का अपवर्तनांक कितना निकला है 1.5। आप जानते हैं हवा में प्रकाश की चाल कितनी होती है, वो होती है 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड। निर्वात में भी 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड। फाइनली देखेंगे तो हवा में अपवर्तनांक 1 आएगा। ठीक है ना बेटा? एक निष्कर्ष बोलने जा रहा हूं यहां से मैं, अपवर्तनांक जो होता है उसे मैं म्यू से व्यक्त करता हूं। म्यू से व्यक्त कर दो या एन से व्यक्त कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है।
आपने एक चीज देखी थी अभी यहां, मैंने यहां पानी लिया था और मैं ये कह रहा था प्रकाश की किरण जो है जब पानी में जाती है ना तो वो अविलंब की ओर झुक जाती है। एक निष्कर्ष पे पहुंचता हूं, ध्यान देना, एसएससी खूब पूछती है इस निष्कर्ष को। मैं ये कहता हूं कि ये जो प्रकाश की अपवर्तनांक है यहां 1.3 है या 1.5 है, मैं कहता हूं अगर अपवर्तनांक का मान कभी 1 निकला, इसका मतलब क्या है, हवा में ही चल रही है प्रकाश की किरण। दूसरी बात, अपवर्तनांक म्यू या एन का वैल्यू हो सकता है कि वो 1 से ज्यादा हो, अपवर्तनांक या म्यू या एन का जो वैल्यू है हो सकता है वो अपवर्तनांक से कम हो। 3 कंडीशन है आपके सामने, देखो समझो मेरी बात को। अपवर्तनांक का मान 1 से ज्यादा कब है, जब जल में जाएगी, जब कांच में जाएगी, और जल में जाती है या कांच में जाती है तो अविलंब की ओर झुकती है। किधर झुकेगी ये, अविलंब की ओर झुकेगी। अगर मैं ये कहता हूं कि भाई इसका वैल्यू जो है, अपवर्तनांक का वैल्यू जो है वो 1 से कम है या 1 के बराबर है, तो जब 1 से कम है इसका मतलब ये प्रकाश की किरण बाहर जाएगी और यह अविलंब से दूर हटेगी। इसका मतलब यहां क्या होगा, अविलंब से दूर हटेगी। ये क्वेश्चन दोनों के दोनों एग्जाम में पूछे जा चुके हैं एसएससी वाले में। प्रश्न ये कहता है कि यदि अपवर्तनांक का मान 1 से अधिक हो तो कंडीशन क्या बनेगी, यदि अपवर्तनांक का मान 1 से कम हो तो कंडीशन क्या बनेगी। एक बार फिर सुन लीजिए, अपवर्तनांक 1 से ज्यादा कब हो रहा है, जब प्रकाश की किरण जल की बात कर रही है या प्रकाश की किरण कांच की बात कर रही है। जब भी जल या कांच की बात की जाती है तो निश्चित तौर से वहां अपवर्तनांक का जो मान होता है वो 1 से ज्यादा प्राप्त होता है। और बेटा 1 से ज्यादा प्राप्त होने पर क्या है, वो चीजें जल होता है या फिर कांच होता है या कुछ भी होता है। और जब भी प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाती है तो वो अविलंब की ओर झुक जाती हैं। अच्छा, ये फंडा और समझ लो, एग्जाम में बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है इस बात को लेकर। मैं एक बार थोड़ा इसे मिटाऊंगा, बहुत कंफ्यूज होता है बच्चा। वो ये कहता है, बोला गुरुजी अगर प्रकाश की किरण विरल से जाए सघन में, या फिर मैं कहता हूं यही प्रकाश की किरण सघन से जाए विरल में, कंडीशन क्या बननी है गुरुदेव। अब ये बात तो कन्फर्म है, प्रकाश की किरण मुड़ेगी। अब वही बात हो जाती है बच्चे के सामने कि या तो अविलंब की ओर झुकेगी या अविलंब से दूर हटेगी। वो इसमें कंफ्यूज होता है बहुत ज्यादा। आज के बाद कंफ्यूज नहीं होंगे आप, और वो कैसे नहीं होंगे मैं आपको बता दूं। जैसे मान के चलिए ये जो माध्यम था वो था विरल, ये जो माध्यम है वो है सघन, ये वापस से माध्यम है विरल। देखो इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहली बात ये कही गई है, अतिथि देवो भव। नहीं मतलब पहली तो खैर नहीं, लेकिन हमारा संविधान इस बात को कहता है, और हम लोग मारे भी इसी वजह से जाते हैं, ये हमारी कमजोरी भी है। हम अतिथि को भगवान के समान मानते हैं। अच्छा सपोज कीजिए आपके घर कोई भिखारी आता है, उसे भूख लगी है बहुत ज़्यादा, आप तुरंत उसे अपने घर बिठाओगे, सम्मान करोगे उसका, उसे खाना पीना दोगे। आपके घर में कोई व्यक्ति आ रहा है, आप उससे लगाव रखते हो, अपनी ओर खींचते हो। घर से जब वो बाहर जाता है उसके बाद वो कहीं भी जा, कुछ भी कर, कोई फर्क नहीं पड़ना हमें। तो वैसे ही ये बंद बॉक्स जैसा जो दिख रहा है आपको, इसको मैं आपका घर मान ले रहा हूं बस 1 सेकंड के लिए। जहां कहीं भी प्रश्न आए आप समझ लेना ये बंद बॉक्स जो है वो सघन है, और सघन को मैंने आपका घर माना हुआ है। बस सघन हमारा घर है, एक लाइन याद करो, बाकी खत्म सब। अब घर में कोई व्यक्ति आता है, आपका उससे लगाव होता है, इसका मतलब प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाए। प्रश्न बिल्कुल इधर मत देखिए, प्रश्न कहता है मेरी तरफ देखिए, जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाती है, सघन तो गुरुजी ने हमारा घर बताया था, और हमारे घर में जब व्यक्ति आता है मुझसे सम्मान करते हैं, हम उसका बहुत ज़्यादा प्रेम प्यार से उसको अपने पास बिठाते हैं, खाना पीना खिलाते पिलाते हैं, कपड़े नहीं है तो कपड़े की व्यवस्था करते हैं उसके लिए। तो कुल मिला के जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में आए, सघन हमारा घर है, विरल से सघन में आए, सघन हमारा घर है, इसका मतलब क्या होगा, वो अविलंब की ओर झुकेगा। क्यों झुकेगा, क्योंकि मैंने बताया है हम उस व्यक्ति को, वो चाहे रूढ़ सा व्यक्ति था, हम उसे अपनी ओर झुका लेते हैं, उससे लगाव रखते हैं, उससे उसकी सेवा श्रृंखला करने की कोशिश करते हैं।
लेकिन जब यही चीज सघन से विरल में जाती है, अब हमारे घर से जाने के बाद वो भले दारू पी, किसी से गाली दे, कुछ भी कर, कोई फर्क नहीं पड़ना हमें। क्यों? क्योंकि वो प्रकाश की किरण अब सघन से विरल में जा रही है, हमारे घर से बाहर जा रही है। इसका मतलब वो हमसे भी क्या हो जाएगी, अविलंब से भी दूर हो जाएगी। हम क्या है, हम अविलंब हैं। हमारा घर क्या है, सघन है। हमारे सघन में कोई वस्तु आएगी, इसका मतलब अविलंब के पास आएगी, हम उसे अपनी ओर खींच लेंगे। सघन से दूर जाएगी, इसका मतलब घर से बाहर जा रही है। घर से बाहर जा रही है, निश्चित तौर से वो अविलंब से भी दूर हट जाएगी। निश्चित तौर से मैं कह सकता हूं इसे कि सघन से विरल में जाना, सघन हमारा घर है, घर से बाहर जाएगी, अविलंब से दूर हो जाएगी। सघन विरल से सघन में आएगी, हमारे घर में आएगी, मतलब अविलंब की ओर झुक जाएगी। अपवर्तन में मैंने आज जो पढ़ा है वो इसको एक बार रिवाइंड करता हूं। अपवर्तन जो होता है वो एक प्रकार का विचलन होता है। जब भी प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो विचलित हो जाएगी। आप रात को अपनी खटिया पर लेटकर आसमान में तारों को देख रहे हैं, आप देखते हैं कि तारे आपको टिमटिमाते हुए दिख रहे हैं। क्यों हो रहा है? हम अपनी जमीन पर खटिया पर लेटे हुए हैं, हम देखते हैं सर ऊपर करके, तो आसमान तक जहां तक तारे हमारे दिखते हैं हमें, वहां बहुत सारी परतें हैं वायुमंडल में, थर्मोस्फेयर, बायोस्फेयर, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, मीजोस्फेयर, ओजोन लेयर। उनको क्रॉस करती हुई हमारी प्रकाश की किरण जाती है नेत्र से निकल के, कभी सघन कभी विरल, कभी सघन कभी विरल। तो प्रकाश की किरण ऐसे ऐसे करके जिगजैग 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 इस तरीके से मुड़ मुड़ के जाती है। फाइनली हमें वो तारे टिमटिमाते हुए दिखते हैं। असल मायने वो तारे टिमटिमाते नहीं हैं। अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त का दिखना, ये भी अपवर्तन का कारण है। सूर्योदय से पहले आप देखिए आसमान में आपको तारे जो है वो सूर्योदय से पहले देखिए आपको आसमान में लालिमा, रेडनेस दिख जाएगी। सूर्यास्त के बाद देखिए तब भी आपको 2-4 मिनट तक वो रेडनेस जो है दिखाई देती है। ये रीजन काय का है, ये अपवर्तन का है। क्लियर है? इसके मैंने कई सारे एग्जाम्पल बताए हैं। पानी में रखी हुई पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखना, पानी में रखे हुए सिक्के का ऊंचा दिखना, पानी में तैरती हुई मछली का ऊंचा दिखना, जस्ट लाइक दैट। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे। इन सारी बातों को करने के बाद मैंने अगली बात की थी यहां अपवर्तनांक की। मैंने यहाँ कहा था इसका एक नियम भी होता है जो ये कहता है कि साइन आई बटे साइन आर, जिसे हम स्नेल्स लॉ या स्नेल का नियम भी कहते हैं। ठीक है, एन बराबर साइन आई अपॉन साइन आर। इसके बाद अपवर्तनांक बताया था। अपवर्तनांक मैंने बताया था निर्वात में प्रकाश की चाल बटे किसी माध्यम में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल c, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल v, ऐसे व्यक्त करते हैं। तो कांच का अपवर्तनांक अगर मैंने यहां से निकाला था तो आपके सामने निकाला था 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड क्या है, प्रकाश की निर्वात में चाल है। 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड क्या है, ये किसी माध्यम में प्रकाश की चाल। माध्यम यहां कौन दे रखा है, कांच। कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। यहां से काटा तो 1.5 आया। इसका कोई मात्रक और विमाएं नहीं होती हैं। इसके बाद मैंने आपसे बताया कि अगर अपवर्तनांक का वैल्यू कभी 1 से ज्यादा आ जाए, इसका मतलब माध्यम सघन बन गया। 1 से ज्यादा आने पर सघन, देखो पानी है, कांच है आपके सामने, हीरा है, हीरे का भी तकरीबन 2.4 के अप्रॉक्स होता है अपवर्तनांक। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस चीज पर डिपेंड करता है। जिसका अपवर्तनांक जितना ज्यादा, मतलब अगर मैं कहूं कि अपवर्तनांक जितना ज्यादा होगा वो वस्तु उतनी ही ज्यादा क्या होगी, सघन ज्यादा होगी। देखिए जल से ज्यादा घना है कांच, क्यों? क्योंकि कांच का अपवर्तनांक ज्यादा है जल से। इज दैट क्लियर? ओके। एक और लास्ट बात है हमारी, वो प्रश्न ये कहता है कि इस अपवर्तन की घटना के दौरान ऐसी कौन सी चीज है जो नो चेंज रहती है। तो उसका करेक्ट आंसर है भैया, जो आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी जो है वो एक ऐसी चीज होती है जो हमेशा और हमेशा कैसी होती है, नो चेंज होती है ड्यू टू रिफ्रैक्शन। अपवर्तन की घटना के दौरान आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। ये डिटेल्स सारी बातें हम आगे वाली क्लासों में करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, जब हम आपको तीसरी घटना के बारे में वहां जिक्र करेंगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। एक और बात बता दूं, पिछले 15 साल के एग्जाम्स को उठा के देख लेना, सिंगल क्वेश्चन इनसे बाहर नहीं है जो मैंने बताया है। हो सकता है आपको थोड़ी सी टफ लगे मेरी लैंग्वेज, लेकिन हमें कल वाली वीडियो में जो बताया था मैंने कि 20% लोगों में गिनना है हमें, उन 80% भीड़ वालों में नहीं। 20% वही लोग होते हैं जो टफ की तरफ चलते हैं और एग्जाम को क्रैक करते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बस आप।
अच्छा लगे तो लाइक, अदरवाइज डिसलाइक, कोई फर्क नहीं पड़ता। कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप एक बार लिख दिया करो कि क्या सही लगा, क्या बेकार लगा, क्या आपको समझ नहीं आया। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद।